प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम एनटीए नेट जेआरएफ से टीजीटी, पीजीटी की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। मदर्स डे की बहुत-बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएँ। फ्रेंड्स, वैसे आज तो इच्छा थी मेरी, दिली इच्छा थी कि एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आऊँ आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ। कि जिस तरह एक माँ को इतनी चिंता रहती है अपने बच्चों के प्रति, इतनी फ़िक्र रहती है। एक माँ चाहती है कि वो अपने बच्चे को क्या से क्या बना दे, कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, है ना? कुछ इस तरह का लगाव मेरे ग्रुप के जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हैं, उनसे है। ये कहूँ कि हमारी सखियाँ हैं, हमारी बहनें हैं ज़्यादातर हमारे हमारे ग्रुप में, और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर मित्र हैं, सभी के लिए मैं चाहती हूँ कि कुछ मैं अच्छा करूँ, कुछ अलग करूँ, कुछ नया करूँ, कुछ बेहतर करूँ, है ना? तो वो मैं ला नहीं पाई। बहरहाल किसी दिन मैं एक बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करूँगी या मैं लाइव स्ट्रीम करूँगी, है ना? हम सामने रूबरू होंगे, तो जाके मैं जो चीज़ें कहना चाहती हूँ इस समय आपको जो बताना चाह रही हूँ एग्ज़ाम को लेकर के कि अभी जो टाइम बचा है उसको किस तरह आप मैनेज करें, है ना? क्या-क्या चीज़ें पढ़ें, ज़्यादा आप भटकाव की स्थिति में ना जाएँ। लेकिन चलिए आज देखती हूँ आचार्य शुक्ल के कथन। फ्रेंड्स, आचार्य शुक्ल का जो आपके पास किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास का, वो संपूर्ण किताब से मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है? बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है, लेकिन वीडियो का ये पार्ट पहला है, पार्ट दूसरा मैं लाऊँगी क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो सकती है। तो चलिए चलते हैं। मैं बता दूँ आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के सभी कवियों को, भारतीय युगीन जो कवि हैं उनका, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने यहाँ समाहित किया है। तो आप वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, क्या-क्या चीज़ें हैं आपको पढ़नी है, आचार्य शुक्ल से संबंधित कौन-कौन चीज़ें जो आपको याद रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है विलक्षण बात ये है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है ना? आचार्य शुक्ल का ही कथन है, सभी शुक्ल के कथन हैं, कौन से कथन किससे रिलेटेड हैं, बड़े ध्यान से आप वीडियो को देखिए, सुनते चले जाइए, ठीक है? कुछ नहीं करना है, बाकी सुनना है आपको। अगला है इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियाँ सामने रखी जो लोकोत्तर हैं। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता। आचार्य शुक्ल का यह कथन महादेव वर्मा जी के लिए है। इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देख चाहे तो यह कहें कि इनकी मधुवर्षा के मानस प्रचार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, अथवा यूँ कहें कि इनकी सारी प्रणयानुभूति ससीम पर से कूदकर असीम पर जा रही। ये जयशंकर प्रसाद जी के लिए कथन है। अगला है कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान भाषा की ओर अधिक था। अगला है जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। ये सभी कथन आचार्य शुक्ल के हैं। मुझे पता है ये सामान्य कथन आपको याद है। आगे डिफ़िकल्ट कथन है जो शायद ही आप जानते हो, पर आप वीडियो के साथ बने रहें। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद से भिन्न हो गए। अगला है भारतेंदु जी ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य भाषा की, ब्रज भाषा का भी। अगला है काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है ना? कुछ महत्वपूर्ण कथन है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है आचार्य शुक्ल के, यहाँ भी देखते चलिए जाइए। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। ये आचार्य शुक्ल के निबंधों से लिए गए कथन है, ठीक है? कुछ ये जो है आचार्य शुक्ल के निबंधों से लिए गए कथन है, तो आप ज़रूर ये नोटिस करते जाना। अगला है काव्यानुभूत की जटिलता चित्त वृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं, बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद पर आधारित है। अगला देख लेते हैं, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। आगे है नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। अगला देख लेते हैं, करुणा सेत का सौदा नहीं है। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। अगला है कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। नेक्स्ट कथन है कि हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत चलाया, चलता मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। निष्ठ है सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था, न जयश्री का ब्रजभाषा पर। अगला आता है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं से चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा से रहता है, किसी एक के भी अभाव से वह
विकलांग रहता है। नेक्स्ट है, इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। चिंतामण त्रिपाठी के बारे में कहा है आचार्य शुक्ल जी ने। बेनी के बारे में कहा है कि भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी, बेनी के बारे में। अगला देख लेते हैं, इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। महाराज जसवंत सिंह के भाषा भूषण के बारे में, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। अगला देख लेते हैं, इसमें से तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कालिका कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है, बिहारी और बिहारी सत्ताई के लिए। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह उन्मुक्त की रचना में सफल होगा। बिहारी और बिहारी सत्ताई के बारे में, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी और बिहारी सत्ताई के बारे में। अगला है, भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक है, चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी। मंडन के बारे में, मतीराम के बारे में कहा है कि इनका सच्चा कवि हृदय था। अगला देख लेते हैं, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम की चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती, आचार्य शुक्ल का कथन है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट कथन देखते हैं कि भूषण के बारे में क्या लिखा है इन्होंने, कि उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही या बढ़ती गई। भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णनों का को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। ये हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। सुखदेव मिश्र के बारे में। अगला है, छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया। आगे देख लेते हैं, देव के लिए कि ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक और पूर्ण रूप में उनकी रुचि विशेष प्राय बाधक हुई है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। ठीक है, देव के लिए हैं सभी कथन। अब श्रीपति के बारे में क्या लिखा है इन्होंने, कि श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया। भिखारी दास के लिए लिखा है कि इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। अगला है, देखिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कवि इनके आचार्य शुक्ल के कथन पूछे जाते हैं, वही कथन यहाँ लिए गए हैं। पद्माकर जी के लिए इन्होंने कहा कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। अगला देख लेते हैं, ग्वाल कवि के बारे में। रीतिकाल के की सनक में इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और खट ऋतु वर्णन सुनाई पड़ा। अगला देख लेते हैं कि खट ऋतु वर्णनों का इन्होंने विस्तृत किया है, पर वहीं श्रृंगारी उद्दीपन ढंग का। अगला है, ग्वाल कवि के ने देशाटन अच्छा किया था और उन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था। अब चलिए देखते हैं आदिकाल के संबंध में। इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के आधार पर अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये तथ्य आप हमेशा याद रखें। अगला है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। अगला है, जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। अगला है, नाथ पंथ के जोगियों की भाषा सतुक्कड़ी भाषा थी। अब आप बड़े गौर से वीडियो को सुनिए, बड़े ध्यान से देखिए, है ना। नेक्स्ट है कि सिद्धों की उद्धत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात विक्रम 690 के हैं, है ना। सरह में सरहपा। आगे देख लेते हैं, कबीर आज संतों को नाथ पंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुक्कड़ी भाषा भी। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक विशल देवराशो मिलती है। आगे देख लेते हैं, विशल देवराशो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द के होते होते रासु हो गया। विशल देवराशो में आए 1272 का स्पष्ट अर्थ है 12 है। याद रखना फ्रेंड, सभी कथन आचार्य शुक्ल के हैं, ठीक है, आचार्य शुक्ल के हैं। विशल देवराशो के बारे में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि यह घटनात्मक काव्य नहीं वर्णात्मक काव्य है। अगला है, विशल देवरासो के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा कि भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो यह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। अगला है कि अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता है।
चंद्रवरदाई के बारे में इन्होंने लिखा है कि ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। अगला है पृथ्वीराज रासो के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। विद्यापति के पद पर अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायक और नायिका राधा कृष्ण हैं। आगे देख लेते हैं विद्यापति के संबंध में ही कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। मोटे हिसाब से वीर गाथा काल महाराज हम्मीर रासो के समय तक ही समझना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कि वीर गाथा काल हम्मीर रासो तक ही समझना चाहिए, ऐसा आचार्य शुक्ल मानते हैं। बाकी और जो विद्वान है उनका कुछ अलग ही मत है। ठीक है फ्रेंड्स, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों की कट्टरता को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। अगला आता है कि इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया। कुतुबुन कृत मृगावती के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे शेख मोहिद्दीन। अगला है प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस ग्रंथ है। अगला देख लेते हैं कि यह प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। कौन? शेख नबी के बारे में है। नूर मोहम्मद कृत अनुराग बासरी के बारे में है कि सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। अगला देख लेते हैं नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा, अतः वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। आगे देख लेते हैं इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला है। आचार्य शुक्ल ने किसकी तरफ इशारा किया है? सूरदास की तरफ। आगे देख लेते हैं कि जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रसंग संगीत धारा बहाई, उसमें उसने मुरझाते हुए हिंदू जनजीवन को सरस और प्रफुल्लित किया। श्री वल्लभाचार्य के लिए सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विठलनाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य हैं। रसखान के बारे में कहा है नव इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। किसके लिए? कृष्ण भक्तों के भक्त कवियों के लिए कहा है आचार्य शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल ने केसर दास को भक्ति काल में सम्मिलित किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। रामचरितमानस को लोगों को हृदय का हार कहा है। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। आगे है रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं उपदेशक के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। ऐसा प्रेम और श्रृंगार का वर्णन, ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का रामचरितमानस है। आगे है हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है, तुलसीदास के लिए। अब आगे देखते हैं राम प्रसाद निरंजनी के लिए इन्होंने कहा है कि अब तक पाई गई पुस्तकों में यह भाषा युग वशिष्ठ ही सबसे पुराना और जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। भाषा युग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मान सकते हैं। अगला आता है ईसा अल्लाह खां के लिए इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार वे अपनी अरबी फारसी मिली हिंदी को ही उर्दू कहते थे, उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी को भाखा। अगला देख लेते हैं आरंभिक काल के चारों लेखकों में ईसा अल्लाह खां की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती है। ठीक है, जो चार महानुभाव हुए हैं आचार्य शुक्ल के अनुसार आपको उनके बारे में विषय में जो आचार्य शुक्ल ने जो कहा है वो आप जरूर देख लेना। अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया है जैसे लखनऊ के बाहर घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। ईसा अल्लाह खां के बारे में राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में कहा है कि असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह आगे बढ़े। हरिश्चंद्र के बारे में कि इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और वे उसे शिक्षित जनता के सहचर्य ले आए। अगला है प्रेम घन के बारे में कि प्रेम घन ने पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। यहाँ पुरानी परंपरा से मतलब भाषा से है। आगे देख लेते हैं विलक्षण बात यह है कि आधुनिक हिंदी गद्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ, जो कि हमने पहले देखा है इसको। आगे देखते हैं श्रीनिवास दास जी के बारे में परीक्षा गुरु के संबंध में क्या बोलते हैं कि अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास पहले हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु निकला था। भारतेंदु के बारे में कि हरिश्चंद्र की भाषा को हरिश्चंद्री हिंदी कहा है किसने? शुक्ल जी ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वे सिद्धवाणी के अत्यंत सरल हृदय कवि थे। प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है।
अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो वे पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर बंग देश के माइकल और हेमचंद्र की श्रेणी में। अगला है स्त्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहले पहल विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला। आचार्य शुक्ल का एक कथन है। अब देखते हैं उपन्यासकार के बारे में क्या लिखा है इन्होंने। आलस्य का जैसा प्रत्याग उपन्यासकारों में देखा गया वैसा और किसी वर्ग के हिंदी लेखकों में नहीं। अब देखते हैं बाबू देवकीनंदन खत्री के बारे में क्या कहते हैं। पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनमें उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम हुई काशी के बाबू देवकीनंदन खत्री थे। ये वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से जिनमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं, इससे ये साहित्य कोटि में नहीं आते हैं। और इन्होंने कहा है कि इन्होंने साहित्यिक हिंदी न लिखकर हिंदुस्तानी लिखी, जो केवल इसी प्रकार की हल्की रचनाओं में काम दे सकती है। अब पंडित किशोरीलाल जी के लिए इन्होंने कहा है कि उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार पंडित किशोरीलाल गोस्वामी हैं, जिनकी रचनाएं साहित्य कोटि में आती हैं। साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। अब हिंदी की पहली मौलिक कहानी के बारे में, यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय फिर दुलाई वाली का नंबर आता है। फिर निबंध के लिए इन्होंने कहा है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। आगे देख लेते हैं गुलेरी जी के लिए इन्होंने कहा है कि आचार्य शुक्ल ने उसने कहा कहानी को अद्वितीय माना है। इसके पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लजता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। इसकी घटनाएं ही बोलती हैं, पात्रों के बोलने की आवश्यकता नहीं। और है कि यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थगर्भित वक्रता गुलेरी जी में मिलती है वह किसी लेखक में नहीं। अगला है आचार्य शुक्ल ने द्विवेदी जी के लेखों को बातों का संग्रह कहा है। द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है। पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। अगला है कि उनके अधिकांश लेख भाषण मात्र हैं, अस्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं। आगे देख लेते हैं इनके कुछ कथन और हैं कि इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को कुछ परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। आगे है कि यद्यपि द्विवेदी जी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्य समीक्षा का स्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा आदि की खरी आलोचना करके हिंदी साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। उसके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और जिनमें भाषा की समझ योग्यता और अपना उन्होंने सुधार किया। आचार्य शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी इतिवृत्ति संग्रह कहा है। आगे देखते हैं प्रसाद और प्रेमी के बारे में क्या कहा इन्होंने कि प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र समाचीन हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी जी ने मुस्लिम काल के भीतर। प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ है और प्रेमी के नाटकों में रक्षाबंधन। केवल प्रोफेसर नगेंद्र की सुमित्रानंदन पंत पुस्तक ही ठिकाने की मिली। अगला देख लेते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियत के बारे में काव्य अधिकतर भाव व्यंजना और वर्णात्मक है। आगे देखते हैं कि गुप्त जी के बारे में क्या लिखा है। वास्तव में सामंजस्यवादी कवि प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं है। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है। आगे देखते हैं पंडित सत्यनारायण कवरत्न का जीवन क्या है। जीवन की विषमता एक छटा हुआ दृष्टांत है। उसका छायावाद का प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं। अर्थ भूमि या वस्तु भूमि का उसके भीतर बहुत संकोच हो गया। आगे देखते हैं हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तन इन्हीं को विशेषतः मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। आगे है कि असीम और अज्ञात। ठीक है, असीम और अज्ञात प्रीतम के प्रति अत्यंत चित्रमय भाषा में अनेक प्रकार के प्रेमोद्गारों तक ही काव्य की
गतिवध प्राय बंध गई। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने छायावाद के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण कथन किए हैं, है ना? वीडियो काफ़ी बड़ी ना हो ताकि मुझे अपलोड करने में कोई समस्या भी ना हो फ्रेंड्स। अभी हमने यहाँ तक देखा है, इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा, अगला पार्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है ना? वीडियो को बड़े ध्यान से आप देखना। कल इसका अगला पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी, बड़ा ही इम्पोर्टेंट तथ्य है। सभी जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए हैं, गद्यकार हुए हैं, लेखककार हुए हैं, कवि आचार्य हुए हैं, उन सभी के संबंध में ये हमारे पास पीडीएफ पड़ा है, जिसको मैं चाहती हूँ कि आप तक ये पहुँचे और वीडियो के माध्यम से पहुँचे। बड़े ध्यान से वीडियो को आप देखना, सुनना। कल आपका जो इसका इंतज़ार रहेगा इस पूरी वीडियो को देखने का। कल इसका दूसरा पार्ट भी मैं लाकर रख दूँगी आपके समक्ष, है ना? तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य सेंड करें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।